राजधानी लखनऊ के होटल ताज में चेस्ट से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा, ILD, फेफड़ों का कैंसर, T0B0 और अन्य जैसे रोग तेजी से फैलते और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, जिससे इन रोगों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नई विधाओं की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में रोग के बढ़ते आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सभी क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी के मामलों में से 15.69% भारत में है और कुल श्वसन रोग से होने वाली मौतों में से 30.25% भारत में है। रिपोर्ट आगे बताती है कि भारत में श्वसन संबंधी मामलों की संख्या संभावित रूप से COPD और अस्थमा क्रमशः 55.23 मिलियन और 35 मिलियन है, जिसमें COPD नंबर 2 मौत का कारण है। भारत के कुछ वर्षों में ही रेस्पिरेटरी जनित बीमारियों में विश्व में नंबर 1 पर आने की पूरी संभावना होती दिख रही है। अन्य कारण जैसे तंबाकू का उपयोग और देश में निरंतर खतरनाक प्रदूषण के स्तर के साथ साथ बायोमास और अन्य पर्यावरणीय जोखिम के रूप में अन्य प्रदूषक जोखिम ने श्वसन रोगों के बोझ को कम करने की चुनौती को और बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 ने श्वसन रोग के प्रकोप से निपटने के लिए मजबूत बुनियाद ढांचे की सख्त आवश्यकता पर प्रकाश डाला और मजबूत पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आगे की देखभाल और कई बीमारियों के अंतिम उपचार के रूप में फेफड़ों के प्रत्यारोपण की सुविधा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। क्रिटिकल केयर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इलाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और वर्ष 2050 तक 10 मिलियन अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। हमें इस खतरे के नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करनी होगी। सूर्या फाउंडेशन लखनऊ के तत्वावधान में मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ पिछले 18 वर्षों से CME आयोजित करता रहा है और अब 17 दिसंबर 2023 को होटल ताज महल लखनऊ में 15th रेस्पिरेटरी एंड मेडिकल अपडेट संगोष्ठी क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15वीं रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के भव्य एवं गरिमामय सेमिनार में मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के अपने जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम की आयोजन के लिए डॉक्टर BP सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं सेमिनार के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ विशेषज्ञ अपने पेपर्स के माध्यम से देश के सामने नई चिकित्सा विधा का कुछ न कुछ हल निकालेंगे, जिससे हम जो फेफड़े जनित रोग हैं उन पर शीघ्र हम निदान पा पाएंगे और अपने रोगियों को और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम रहा है उसमें उसके बारे में आज ये 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन और मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस की संबंधित बीमारियों में जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या रास्ते आ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च है, उसके बारे में जो लेटेस्ट है वो हम जो प्रदेश के पूरे प्रदेश से इकट्ठे लगभग 500 डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इस मामले में एजुकेट करना चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात हो रही थी कि जैसे कोविड था तो उसमें बहुत बार लोगों को वेंटिलेटर से भी जब आराम नहीं मिला तो इक्मो जैसी एक व्यवस्था है जो कि उन मरीजों को ऑक्सीजनेट कर देती है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट अंतिम उपचार के रूप में बहुत सारी सांस की बीमारियों में उपलब्ध हो गया इस देश में, उसके बारे में और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे TB है, ILD है, इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे और क्रिटिकल केयर डिजीज़ के बारे में जानकारी देने ये गोष्ठी आयोजित की गई। तो किस तरह की रिसर्च की बात चल रही है? ये रिसर्च इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ILD है एक बहुत बड़ा बीमारी का ग्रुप नया डेवलप हो गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण ज्ञात हैं और बहुत अज्ञात कारण भी हैं। तो ये इस बीमारी का अभी तक इलाज ठीक से तय नहीं हो पाया, तो अभी इसके बारे में कुछ नया ज्ञान आने लगा है। कुछ जैसे IPF है उसका इलाज फ़र्क तरीके से और नॉन IPF ILD का इलाज फ़र्क तरीके से, इसमें टोटल 300 से ऊपर बीमारियां हैं, तो इनके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की है, क्या कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी खुल के सामने आई है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बात की कि जैसे इक्मो एक नई विधा है जिसमें कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जब वेंटिलेटर से मरीज को आराम नहीं मिलता
तो उससे जो है आप मरीज को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन करता तो उस तरीके से एक VA का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नए रिसर्च की बात कर रहे हैं। CT स्कैन जो अभी तक सब लोग जानते हैं कि रूटीन बीमारियों के इलाज में एक अनुसार वो तरीका है निदान का, डायग्नोसिस का। उस CT स्कैन में भी एक डीप लर्निंग और AI का इस्तेमाल आने लगा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसकी वजह से आप उसको और प्रिसाइजली डिफाइन कर पाते हैं कि किस तरीके का है और उसमें कितना एरिया, डिफरेंट पार्ट का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उसको पहचानने में मदद मिलती है, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको विस्तार से करना मुश्किल होगा इस समय, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर्स को पता हो ताकि अपने मरीजों को हम बता सकें और इससे मरीजों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। रिसर्च को लेकर क्या इंडिया के डॉक्टर्स के अलावा बाहर के फॉरेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाता है? एक्चुअली क्या है कि ये रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया आज की तारीख में एक साथ काम कर रही है। जैसे कि कई सारे ड्रग ट्रायल हैं, रिसर्च ट्रायल्स हैं, तो उनमें जैसे इस समय ये एक तरीका आ गया कि दुनिया के कई देशों में एक साथ किया जाता है, क्योंकि ताकि सारी आबादी को इंक्लूड कर लिया जाए और उसका इफेक्ट देख सकें। तो इस तरीके के रिसर्च इस समय सब तरीके से होने लगे। सर, लंग ट्रांसप्लांट को लेकर हमारा देश कहाँ पर? अभी बहुत पीछे है। अभी पूरी दुनिया में जो लंग ट्रांसप्लांट होता है उसका केवल 5% जो है दुनिया में, अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा के बाहर है, बाकी सब वहीं पर है। लेकिन इंडिया में पिछले 6.5 सालों में लंग ट्रांसप्लांट की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ख़ास बात यह है कि इस देश में लगभग 650 लंग ट्रांसप्लांट हो गए हैं और वो सक्सेसफुल है। लंग ट्रांसप्लांट में डोनर लंग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और डोनर लंग कौन देता है? जो मृत ब्रेन डेड मरीज है उससे मिलता है। तो उसमें जब परिवारजन उसके जो है डोनेट कर देते हैं तो वो लंग किसी आदमी को, जिंदा आदमी को लग जाता है और उसका जो है उसके द्वारा इलाज होता है। ख़ास बात यह है लंग ट्रांसप्लांट में कि अगर आप गुजरात से, मुंबई से इधर कलकत्ता की एक लाइन खींच दें तो 90% लंग ट्रांसप्लांट उसके नीचे है देश में। वो सबसे ज़्यादा चेन्नई और हैदराबाद में है। बाकी जो है केवल 10% लंग ट्रांसप्लांट उसके ऊपर वाले जोन में है पूरे इंडिया में। तो ये डिवाइड है। शायद लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि हम अपने ऑर्गन को डोनेट करें। अगर किसी असामयिक मृत्यु होती है अपने परिवार की, तो पहले से हम इसके लिए तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचाया जा सके। कई लोग ऐसा है कि